कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस के टॉप 40 वीवीआई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने वाले दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें, और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक एक वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। ठीक है, तो आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का अंत कब हुआ? आप सभी को पता होना चाहिए, शीत युद्ध का जो अंत हुआ था 1991 में हुआ था। ठीक है, शीत युद्ध शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 में। याद रखिएगा, शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हुई थी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जिसका अंत 1991 में हुआ था। याद रखिए, कोल्ड वॉर का अंत कब हुआ? 1991। यानी शीत युद्ध कब से कब तक चला था? 1945 से 1991 तक चला था। याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1939 में स्टार्ट हुआ था, ये चला था 1945 तक। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। ये जो आप देख रहे हैं 1914 से 1918, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला, और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से 1945 तक चला। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? तो नाटो का जो नेतृत्व किया गया था वो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। देख सकते हैं यहां पर अमेरिका नहीं लिखा हुआ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहेंगे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, यूएसए इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया था? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो बनाया था, उस तरह सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? वार्सा संधि, जिसे हम वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सोवियत संघ जो है वार्सा संधि की स्थापना 1955 यानी 1955 में, कब? 1955 में। याद करके जाइएगा, 1955 में की थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो की स्थापना 1949 में की। कब की थी? 1949 में नाटो की स्थापना की थी। ये सब याद रखना। ठीक है, वार्सा संधि और नाटो दोनों सैनिक गुट का नाम था। एक का लीड रोल संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और एक का लीड रोल सोवियत संघ कर रहा था। आगे देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व था। आगे देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, जोसेफ ब्रॉज टिटो होगा। क्या होगा? जोसेफ ब्रॉज टिटो, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? मैंने बार बार ये क्वेश्चन आपको कराया दोस्तों। ठीक है, रात जग जग के सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, जितने भी मेरे तरफ से हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जमकर शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन दोस्तों, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब हुआ था और कहां हुआ था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन 7, जापान में किन शहरों में परमाणु बम गिराया गया था? ठीक है, आप सही पता होना चाहिए, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। ये 2 जापान के शहर थे। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर, क्या पूछा गया है? सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना जो है वो कब हुई थी? दोस्तों सोवियत गणराज्य जो है समाजवादी गणराज्य की स्थापना 1917, और 1917 में क्या हुआ था दोस्तों? बोल्शेविक क्रांति यानी रूसी क्रांति। याद रखिएगा, जिसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। किसने? लेनिन। ये याद करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन 9 की ओर। देख सकते क्या पूछा गया? सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? सोवियत जो है, याद रखिएगा, सोवियत संघ वो है समाजवादी यानी साम्यवादी। ठीक है, समाजवादी यानी साम्यवादी। और पूंजीवादी कौन अपनाया था? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो है वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस विचारधारा पर आधारित थी? आप सही ऑप्शन दे रहे, पूंजीवादी, उदारवादी, साम्यवादी या फिर समाजवादी, या फिर ए और बी दोनों। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, संयुक्त राज्य अमेरिका किस विचारधारा पर आधारित थी? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी उदारवादी, ऑप्शन सी साम्यवादी, ऑप्शन डी समाजवादी, ऑप्शन ई ए और बी दोनों। आगे देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या लिखा गया दोस्तों? इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कि शॉक थेरेपी जो है, शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, तो ये जो है कब अपनाया गया? तो 1990 में। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। साम्यवादी व्यवस्था के पूंजीवाद की ओर संक्रमण को
शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, समाजवादी व्यवस्था जो है वो पूंजीवाद की ओर जो संक्रमण हुआ था जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1990। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11, सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी है, जो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति भी थे? याद रखिएगा, जिसका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। याद रखिएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ग्लासनोस्त और पेरोस्ताइका का मंत्र जो है 2 सुधार नियम मिखाइल गोर्बाचेव ने ही दिया था, और सोवियत संघ का पतन यानी विघटन का आरोप भी इन्हीं के ऊपर लगा था। ये क्वेश्चन करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। देख सकते क्या पूछा गया, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई? तो बर्लिन की जो दीवार है दोस्तों, याद रखिएगा कब गिराई गई थी। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि बर्लिन की दीवार खड़ी कब की गई थी। खड़ी की गई थी 1961 में। याद रखिएगा, 1961 में बर्लिन की दीवार को खड़ी की गई थी। 1961 में बर्लिन की दीवार को खड़ी की गई थी, और इसे गिराया कब गया था? 9 नवंबर 1989 को। ठीक है, गिराया कब गया था? 1989। ठीक है दोस्तों, बर्लिन की जो दीवार है वो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। यह दीवार 1961 में खड़ा किया गया था, और इसे गिराया कब गया? 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध की समाप्ति का भी प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो 1990 में हुआ था। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट बना देते हैं, जितना भी मैंने वीडियोस अपलोड किया। ठीक है, ये 24 घंटे के अंदर में ये सारे आप देख लीजिएगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से भी करके जाइएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आप लोग का लास्ट एग्जाम बेस्ट तरीके से जाए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 11 सितंबर 2001। ठीक है, 11 सितंबर 2001, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, इसको करके जाइएगा दोस्तों। इस आतंकवादी हमला जो है, ये घटना को 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। 9/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था वो अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। इस हमले से लगभग 3000 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका में महीना जो है वो पहले लिखा जाता है, डेट बाद में लिखा जाता है, ये परंपरा है। इसलिए 11 सितंबर 2001 को 9/11 कहा जाता है। करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सारे ऑपरेशन समझ के जाइएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था यूएसए के द्वारा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन 16 देख सकते हैं, कुवैत को किस देश के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था? इराक। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 17, प्रथम खाड़ी युद्ध के समय इराक का राष्ट्रपति कौन था? प्रथम खाड़ी युद्ध के समय इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था। याद रखिएगा, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 18 की ओर। क्या पूछा गया, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? तो इसको याद करके जाइएगा, जॉर्ज ब्रूस। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जॉर्ज ब्रूस। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, जिसने क्या बताया था? नई विश्व व्यवस्था का संज्ञा दिया था अमेरिका को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 19 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया, उससे पहले आप लोगों को समझा देते हैं कि सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका जो है विश्व में अपने वर्चस्व को स्थापित करने का मौका देख रहा था। इराक को पराजित करके अमेरिका इसमें सफल भी होता है। इस प्रकार सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका आज एकमात्र महाशक्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एकल ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन 19 देख सकते हैं क्या पूछा गया, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश का शक्ति का परिचायक है? इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले द्वि ध्रुवीयता था, यानी 2 को सुपर पावर था, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा कौन था? सोवियत संघ। लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके बाद एकमात्र शक्ति बचता है, एकमात्र सुपर पावर बचता है, जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। याद करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 पूछा गया, दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है? पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, ये तीनों को करके जाना है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन 20 में कि दूसरी दुनिया का आशय कम्युनिस्ट देशों से। किससे? कम्युनिस्ट देश, जिसे हम लोग समाजवादी या फिर साम्यवादी देश भी कहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? दूसरी दुनिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 21 की ओर।
G77 यानी ग्रुप ऑफ 77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? विकासशील देशों से। किन देशों से? विकासशील देशों से। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या पूछा गया? 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? यूरोप का आर्थिक समुदाय। क्या नाम था? यूरोप का आर्थिक समुदाय। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, माओ किस देश का शासक था? माओ यानी चाओ, यानी चाओ माओ यानी चीन का। ठीक है, याद रखिएगा, चाओ माओ ट्रिक्स याद रखिएगा, चीन का। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी जो है वो कब अपनाया था? 1978 के दिसंबर महीने में। याद रखिएगा 1978 के दिसंबर महीने में देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया था। उसके बाद जो है चीन में अद्भुत प्रगति देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है वो कब हुआ था दोस्तों? याद रखिए 1954 में। पंचशील करके जाना है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। पंचशील दोस्तों, पंच का मतलब ही होता 5 दोस्तों। 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था। 5 सिद्धांतों के माध्यम से भारत के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थापना के प्रयास को मूर्त रूप प्राप्त हुआ था। इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील कहते हैं, याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा क्या गया है कि कौन सा वर्ष भारत और चीन के बीच मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वर्ष 2006। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देख सकते 27 में क्या पूछा गया? दक्षिण यानी सार्क। सार्क गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी दोस्तों? तो जब सार्क का स्थापना किया गया था 8 दिसंबर 1985 को, तो इसमें कितने देश थे दोस्तों? आप सही पता होना चाहिए। 7। कितने? 7, यानी ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर इसके सदस्य देशों की संख्या पूछे तो आप लोग कितना टिक करके आइएगा? आप लोग 8 देश टिक करके आइएगा। यानी दक्षिण यानी सार्क का जो 8वां जो सदस्य बना वो कौन बना, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 8वां सदस्य कौन बना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सार्क का 19वां सम्मेलन जो रद्द हो गया वो कहां होने वाला था दोस्तों? वो होने वाला था इस्लामाबाद में। कहां? इस्लामाबाद। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों। सार्क का जो 19वां सम्मेलन होने वाला था वो इस्लामाबाद में होने वाला था, लेकिन उस वर्ष जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के एक शिविर पर हुए आतंकवादी हमले के कारण भारत ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। ये याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वो भारत है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 30 की ओर। बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई थी? बांग्लादेश की उत्पत्ति 1971 में हुई थी, 1971। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 31, फरक्का समझौता का किससे संबंध है दोस्तों? फरक्का समझौता का किससे संबंध है? भारत और बांग्लादेश से संबंध है। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे। 32, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें अगर डाउट होगा तो बोलिएगा। ठीक है, ये सारे लाइन को एक बार देख लीजिएगा। मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, ये सब करके जाना। डूरंड रेखा शायद भारत और अफगानिस्तान का। ठीक है, डूरंड रेखा जो है वो भारत और किसके बीच के है? अफगानिस्तान के बीच। और ये आप देख सकते हैं मैकमोहन रेखा, ये मैकमोहन जो लाइन है ये याद रखिएगा भारत और चीन के बीच का है। और यहां पर पूछा गया है भारत और बांग्लादेश के बीच, तो आप लोग याद करके जाइएगा रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत से पाकिस्तान और भारत को बांग्लादेश से अलग करती है, ये याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 33 की ओर। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन 33 में क्या पूछा गया? परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? परमाणु अप्रसार संधि हुई थी 1968 में, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 34 की ओर। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? उसका मौलिक सदस्य भारत था। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 35 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों? इस ऑप्शन के हिसाब से आप लोग टिक करके जाइएगा, एंटोनियो गुटरेस। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 36 की ओर। क्या पूछा गया? किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुरक्षा परिषद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 37 कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या। देखिए सुरक्षा परिषद में 2 सदस्य होते हैं, एक अस्थायी सदस्य, एक अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य कभी भी चेंज नहीं होते, ये परमानेंट होते हैं। इसमें 5 है। कितने हैं? 5 सदस्य हैं। मैंने एक ट्रिक बताया था दोस्तों, रूस का फेस, यानी रूस का फेस, तो रूस से रसिया याद रखिएगा, फेस FACE। F4 क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांस,
ए फॉर अमेरिका, सी फॉर चाइना और ई फॉर हो जाएगा इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। ये था 5 अस्थायी सदस्य। याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अंग का नाम है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक अस्थायी सदस्य होते हैं और एक जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य की संख्या 5 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। ये चेंज होती रहती है। ये क्वेश्चन करके जाइएगा। आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहां है दोस्तों, लंदन में। कहां है, लंदन में। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। भूमंडलीकरण जो है वो किस विचारधारा पर टिका है दोस्तों, उदारवाद। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आज का इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भूमंडलीकरण का संबंध किससे दोस्तों, ये है इन दोनों से। याद रखिएगा, इन दोनों से, उदारीकरण से भी और निजीकरण से भी, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ये था दोस्तों आज का टॉप 40 वीवीआई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 जो है वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। प्लेलिस्ट बना दिया जा रहा है। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलता दोस्तों देख लीजिएगा। ये 24 घंटे नहीं 12 घंटे या 15 घंटे के अंदर मैंने 4-5 वीडियोस अपलोड किया। जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए आप लोग सारे बच्चे को बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट देकर आइएगा, मुझे बताइएगा। ठीक है, आप लोग का एग्जाम कैसा जाता है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।